जय हिंद दोस्तों। इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर तो हम लगातार मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस कई बार आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी ड्रिवन भी होते हैं, यानी जो आपकी घरेलू राजनीति होती है उस पर भी आधारित होते हैं और उसके आधार पर आपके जो विदेश नीति है वो ऊपर नीचे होती रहती है। और कैसे ये ऊपर नीचे आपके घरेलू राजनीति के आधार पर होती है और कैसे दुनिया के दूसरे देश इसमें आपके देश का फ़ायदा उठाते हैं, आपके घर की लड़ाई का फ़ायदा उठाते हैं, इसके ऊपर मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जल्दी से जल्दी मेरी वीडियो आप तक पहुँच सके। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है दोस्तों कि अगर आप यूपीएससी यानी आरएएस, आईएएस, पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको जल्दी से जल्दी हमारे एनसीईआरटी कंसेप्टर बैच को ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि इस कंसेप्टर बैच के अंदर आपको एनसीईआरटी के बेसिक्स इस लेवल पर करवाए जाएंगे ताकि आप किसी भी गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सके, गवर्नमेंट जॉब वाले। तो जल्दी से जल्दी आप इसमें जुड़िए। फीस बहुत कम 500 रुपीज़ पर मंथ की रखी गई है, तो जितना जल्दी हो सके आप इस बैच से जुड़कर अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। इंटरनेशनल रिलेशंस नॉर्मली हम कवर करते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स होती है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो घरेलू राजनीति होती है, इस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को आप इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव में जब आप देखते हैं तो ये और ज़्यादा खतरनाक तरीके से उभर कर आती है अगर आप उसे ढंग से डील नहीं कर पाते। और असलियत में जब आपके डोमेस्टिक इश्यूज होते हैं, यानी देश के अंदर वाले मुद्दे होते हैं, देश के भीतर के मुद्दे होते हैं जो लगातार उभरते रहते हैं, वो कभी ना कहीं उन मुद्दों को उठाकर कहीं ना कहीं उन मुद्दों को उठाकर दूसरे देश जो फॉरेन पावर्स होती हैं वो आपके देश में इंटरफियर करती हैं, आपके देश के अंदर हस्तक्षेप करने की कोशिश करती हैं और वो आप पर प्रेशर बनाती हैं, यानी दबाव बनाती हैं। और यही दबाव जो है वो आपके लिए एक समस्या भी बन सकता है, या यूं कहें कि आपकी एक वीकनेस की फॉर्म में ये जो डोमेस्टिक इशू है वो आपकी वीकनेस की फॉर्म में यूज़ करके वो जो फॉरेन पावर्स है आपसे अपना काम निकाल लेती हैं। मैं यही चीज़ आपको कहना चाहता हूँ कि असलियत में ये जो बुर्का इशू है ये टोटली एक डोमेस्टिक इशू है, एक घरेलू मामला है, मेरे देश का मामला है। लेकिन जिस तरीके से हम लोगों के घर में बुर्के का इशू एकदम से उठकर खड़ा हो गया है या आ गया है, और पूरा भारत यहाँ पर भी दो भागों में विभाजित होता दिखाई दे रहा है, पूरा भारत यहाँ दो भागों में विभाजित होता दिखाई दे रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है दोस्तों कि कहीं ना कहीं भारत की राजनीति समस्याग्रस्त हो चुकी है। मामला बुर्का इशू का था। अब ये जो बुर्के का जो मामला था, नॉर्मली 6 लड़कियां जो हैं, 6 गर्ल्स, ये आमने सामने ये आकर अपनी आवाज़ उठाती हैं। 6 लड़कियों ने आवाज़ उठाई। ये आवाज़ इनकी जैसी भी है, हम इस पे बाद में चर्चा करेंगे, पहले भी कर चुके हैं। इनकी इस मंशा पर किसी प्रकार का कोई शक व शुबाब नहीं है, जब तक कि इन्हें किसी मौलाना, मुफ्ती, मौलवी, काजी या किसी ऐसे व्यक्ति ने ना भड़काया हो, जब तक कि इन जो विदेशों से, खासकर पाकिस्तान से किसी न किसी तरीके की सहानुभूति रखता हो या मदद रखता हो या धार्मिक कट्टरवाद के नाम पर अपने आप को आगे बढ़ाता हो। ये 6 लड़कियां जब आगे बढ़ती हैं ना दोस्तों, तो असलियत में ये मुद्दा वो केवल और केवल बहुत ही छोटे से लेवल पर था, लेकिन जैसे ही इसका रिएक्शन आया दोनों तरफ से, जैसे ही इसकी प्रतिक्रिया आई हिंदुओं की तरफ से और वो भगवा स्कार्फ एंड ऑल शुरू हुआ, तो वहाँ ये मामला कहीं ना कहीं रिलीजियस सेंटिमेंट्स यानी धार्मिक भावनाओं से जुड़ गया। और जैसे ही ये मामला रिलीजियस सेंटिमेंट्स यानी धार्मिक भावनाओं से जुड़ा, इसमें इसने एकदम से नेशनल फ्रेम में आना शुरू कर दिया, यानी ये पूरे देश के अंदर छा गया। जब ये नेशनल फ्रेम में आ गया तो ऑब्वियस सी बात है, जो फॉरेन पावर्स हैं
वो भी इसमें हस्तक्षेप करेंगी। जैसे अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान ने सीधे सीधे तौर पर इस मामले में हस्तक्षेप किया और ये कहा कि भारत के अंदर आज़ादी नहीं है एंड ऑल। वो पाकिस्तान जिसके अंदर छन्नी की तरह हजारों छेद हैं, अपनी माइनॉरिटी की लाशों तक को खा गया, उनका नामो निशान तक मिटाने की तैयारी में है, जिसके अंदर दुनिया का सबसे घटिया कानूनों में से एक ब्लास्फेमी लॉ है, जो स्वतंत्र वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी तक को छीन लेता है, वो पाकिस्तान भौंक रहा है मेरे देश के मामले पे। सच में एक देश जो कि सिर्फ और सिर्फ आवाज खोलने के नाम पर फांसी देने की बात करता है, 8 साल के बच्चे के को ब्लास्फेमी लॉ, ईश निंदा कानून में फांसी दे देता है, उसके ऊपर मुकदमा चला देता है, फांसी देने की तैयारी कर लेता है, वो पाकिस्तान मेरे देश पे आरोप लगा रहा है। तो पाकिस्तान और तालिबान साथ में, तालिबान का क्या कहना, वाह तालिबान इतना बढ़िया कि सालों अभी तक तो जब ये तालिबान भूखा मर रहा था, रोटियां तक नहीं थी, अपनी महिलाओं को ये बुर्के से बाहर नहीं निकलने देता, ये मेरे देश के मुद्दे पे बात कर रहा है इस्लाम के नाम पर। मैं इन दोनों को झेल सकता हूं, मैं इग्नोर कर सकता हूं, लेकिन असलियत में समस्या इससे आगे है दोस्तों। जब यहां पाकिस्तान और तालिबान और यूएई जैसे देशों के साथ एकदम से अमेरिका कूद जाता है, गजब दोगला, इससे बड़ा दोगला देश क्या होगा। लेकिन उसके पीछे की राजनीति को समझिए। अगर किसी एक दुनिया के किसी एक इंसान को लगता है कि किसी एक मुसलमान को लगता है कि अमेरिका ने धार्मिक मामले में या क्या नाम है रिलीजियस फ्रीडम के मामले में इंडिया के साथ इंटरफियर किया है, तो हर वो मुसलमान जो अमेरिका को इस समय आस भरी नज़रों से देख रहा है, आज तक दुनिया में जितने मुसलमान मारे गए हैं किसी एक देश के द्वारा, उसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिमों को हथियार पहुंचाने और अमेरिकी जिस देश के हथियारों से मारे गए और जिस देश ने मारा वो अमेरिका है। अमेरिका ही वो देश है दोस्तों जो सूडान में जाके बम गिराता है, इथियोपिया को आग में लगा देता है, अफगानिस्तान में 20 साल तक न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार देता है, इराक के अंदर, ईरान के अंदर, सीरिया के अंदर, लीबिया के अंदर, कुवैत के अंदर, जहां देखेंगे वहां केवल और केवल अमेरिका है। यहां असलियत में इसी अमेरिका ने किसी समय पर ग्वांतानामो बे बनाई और इसी अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने जिस इराक और सीरिया को उजाड़ा जैविक हथियारों के नाम पर, वही अमेरिका आज के दिन मुसलमानों का मसीहा बनने की जो तैयारी कर रहा है ना, उन सभी मुसलमानों को इस अमेरिका से आस लगाने की ज़रूरत नहीं है, या अगर आस लगा रही है तो इन सवालों का जवाब एक बार पूछ लेना कि ऐसा देश जो तेल और गैस के नाम पर पूरे अरब देशों को जलाए रखे, अपनी ताकत के नाम पर बम बरसाए रखे और अपनी मिसाइलों से न जाने कितने निर्दोषों को मार दे, वो देश अगर मुसलमानों की बात कर रहा है तो क्या वो राजनीति से प्रेरित होगा या नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो मामला है ये पॉलिटिसाइज्ड है, पॉलिटिसाइज्ड है। इसमें असलियत में फॉरेन पॉलिसी का टिंज है, क्योंकि यही अमेरिका यही बुर्का बैन जब फ्रांस में होता है, यही बुर्के के अगेंस्ट डेनमार्क, नीदरलैंड और स्वीडन के अंदर जब मुस्लिम्स के अगेंस्ट समस्याएं होती हैं तब कुछ नहीं बोलता। यही अमेरिका पाकिस्तान के अंदर मरते हुए हिंदू के खिलाफ कुछ नहीं बोलता, और यही अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर लाखों की तादाद में हथियार छोड़ जाता है और लोगों को मरने के लिए छोड़ देता है, तब कुछ नहीं बोलता। ये अमेरिका एकदम से भारत के मामले में क्यों कूद पड़ा, जबकि भारत तो दोस्त है। असलियत में यहां अमेरिका केवल और केवल अपनी फॉरेन पॉलिसी को ढूंढ रहा है, उसे बुर्के के मामले से कोई दूर दूर तक लेना है ही नहीं।
उसे बुर्के के मामले में दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। उसे केवल एक चीज से लेना देना है, और वो केवल एक चीज है, भारत के साथ उसके इंटरेस्ट्स। उसके जो इंटरेस्ट्स भारत के साथ हैं, उसके जो हित भारत के साथ हैं, वो केवल और केवल उन हितों का फायदा उठाना चाहता है। क्या फायदा? भाई, इस टाइम यूक्रेन के मामले में अगर आप देखें तो यूक्रेन के मामले में रशिया वर्सेस अमेरिका सामने सामने आ चुके हैं, और कहीं ना कहीं इस मामले में अमेरिका दबाव में है। ये अंडर प्रेशर है कि ना चाहते हुए भी युद्ध शुरू हो सकता है और फेस टू फेस दोनों लड़ सकते हैं। और इसमें इंडिया जो है, ना तो रशिया के अगेंस्ट बोल रहा, ना ही अमेरिका के फेवर में। इंडिया का जो स्टैंड है वो न्यूट्रल स्टैंड है कि हमें रशिया और यूक्रेन से कोई लेना देना नहीं है। उसके पीछे का एक रीजन ये है कि इंडिया रशिया के रिलेशंस, हालांकि दुनिया की दूसरी जगहों पर अगर आप देखेंगे तो इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस कहीं ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही रशिया के मामले में है तो इंडिया और अमेरिका एक दूसरे के विरोध में खड़े हुए नजर आते हैं। अमेरिका पूरी ताकत लगाता है कि इंडिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट करे और रशिया से दोस्ती तोड़वा दे। लेकिन इंडिया का 60% जो मिलिट्री सप्लाईज हैं वो असलियत में रशिया से आ रही हैं। अब एक दिन में तो आप तोड़ोगे नहीं। और दूसरी चीज, रशिया ने भारत का उस समय पर मदद की थी जब भारत बिल्कुल समस्याओं से जूझ रहा था। बहुत पुराना और विश्वसनीय साथी है। अमेरिका इस 60% मिलिट्री सप्लाईज और परचेज के ऊपर मार्केट के रूप में देख रहा है। और दूसरी बात, रशिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट करके उसे अलग थलग करने की तैयारी कर रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में अमेरिका इंडिया पर दबाव डालना चाहेगा। अब सीधे तो ये कह नहीं सकता कि तुम रशिया से अपने संबंध तोड़ो वरना अच्छा नहीं होगा। ये भी सीधे नहीं कह सकता कि भाई अगर हमारे साथ कोई मतलब रशिया और इंडिया के अंदर ज़्यादा रिलेशंस हुए तो हम इस चीज़ को नहीं बर्दाश्त करेंगे। वो इंडिया पर प्रेशर क्रिएट करने में कामयाब नहीं हो रहा है। रशिया के साथ दूसरा मामला ईरान का है कि इंडिया के ईरान के साथ भी रिलेशंस सुधरने लग रहे हैं। इंडिया के ईरान को रिलेशंस को लेकर अफगानिस्तान के मामले में इंडिया और ईरान की दोस्ती है। अब ऐसे में ईरान भी अमेरिका का दुश्मन है, और कहीं ना कहीं ईरान के ऊपर भी अमेरिका प्रेशर क्रिएट करना चाहता है। और इंडिया कई मामलों में जब ईरान का साथ दे देता है तो उसका सीधा सीधा असर अमेरिका की जो प्रेशर पॉलिटिक्स होती है, अमेरिकन प्रेशर जो होता है, वो कहीं ना कहीं इनइफेक्टिव हो जाता है। और जैसे ही वो अप्रभावी होगा वहाँ पर समस्या आनी शुरू हो जाएगी। ये दो चीज़ें हो गई। वहीं अगर आप ईरान के साथ साथ तीसरा मामला देखते हैं, ईरान के साथ साथ अगर आप तीसरा मामला देखते हैं तो तीसरा मामला यहाँ पर ये है कि कहीं ना कहीं इंडिया का जो इमरजेंस है वो उसमें अमेरिका इंडिया को एक सेकेंडरी पावर के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। इंडिया सेकेंडरी पावर के रूप में इस्तेमाल होने के लिए तैयार नहीं है। इंडिया की अपनी एग्जिस्टेंस है। और अमेरिका, अगर इंडिया अमेरिका की इन बातों में दब जाता है तो कहीं ना कहीं, अगर इंडिया अमेरिका की इन बातों में दब जाता है तो कहीं ना कहीं इंडिया को वो सम्मान, वो रुतबा प्राप्त नहीं होगा जो इंडिया हकदार है। और अमेरिका इंडिया की इस सिचुएशन को समझ रहा है और इंडिया को दबाए रखना चाहता है, क्योंकि जिस तरीके से राइज ऑफ चाइना हुआ है उसी तरीके से इंडिया का भी राइज हो जाएगा। और अगर इंडिया का राइज होगा तो जो यूरोप और अमेरिका का डोमिनेंस इस दुनिया के ऊपर है, भले ही उसके खिलाफ अमेरिका खड़ा हो चुका है, इंडिया के खड़े होने के बाद वो मल्टीपोलर वर्ल्ड खड़ा हो जाएगा। और वो मल्टीपोलर वर्ल्ड सीधे सीधे भारत के लिए हानिकारक होगा।
इसी मतलब अमेरिका के हितों के लिए हानिकारक होगा। इसलिए अमेरिका सीधे सीधे चाहेगा कि इंडिया के मामले के हर मामले में दखल अंदाजी करता रहे, और वो ना केवल इंडिया, दुनिया के हर उस देश के अंदर दखल अंदाजी करता है जहां पर उसका हित होता है, जहां उसे दूसरे देश को दबाना होता है। अमेरिका ने इस समय पर भी यही किया है। इंडिया के हितों से उसे लेना देना नहीं है, उसे इंडिया के हितों से बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। ओ सॉरी, मुसलमानों के हितों से लेना देना नहीं है, वो केवल अपने हित साध रहा है। और मैं यही चीज़ पहले वाले वीडियोस में भी कह चुका हूं कि ये जो हमारे डोमेस्टिक मामला है ना, उस वो असलियत में निमंत्रण दे चुका है विदेशी शक्तियों को हस्तक्षेप करने का, और यही चीज़ सिद्ध हो रही है। आगे इस मामले में क्या होता है वो वक्त बताएगा दोस्तों। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।